हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूडूमैन ट्रैकशीट पर। दिल्ली पुलिस AWOTPO का जो 21 जनवरी की जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसका 100% एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्ज़ामों के एनालिसिस कराए जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 21 जनवरी जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस करेंगे। आपका क्वेश्चंस पूछा गया था, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी भूपेंद्र यादव, सी प्रहलाद जोशी और डी अश्वनी वैष्णव। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र यादव इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपके ऑप्शंस वाली सेम ना मिले बट उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र यादव इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भूपेंद्र यादव भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों के बनाने व लागू करने का कार्य करता है। भूपेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई, इसलिए वे इस मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 में लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए राजनाथ सिंह, बी सुमित्रा महाजन, सी ओम बिरला और डी नरेंद्र मोदी। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका करेक्ट ऑप्शन था। भारत के लोकसभा अध्यक्ष जुलाई 2025 में लोकसभा के यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला, वे 18वीं लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष और 26 जून 2024 को फिर से इस पद के लिए चुने गए थे। वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता हैं। पहली बार वे 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष बने। 2024 में उन्हें पुनः सदस्य और स्पीकर चुना गया। इसलिए जुलाई 2025 में भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही हैं। इसका करेक्ट आंसर ओम बिरला इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अटल वयो अभ अभ्युदय योजना यानी कि AVY के वर्ग किस वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई? आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए बच्चों के लिए, बी महिलाओं के लिए, सी युवाओं के लिए और डी वरिष्ठ नेताओं के लिए। जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरिष्ठ नेताओं का इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अटल वयो अभ्युदय योजना भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी कल्याण के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय जीवन प्रदान करना है। यह इसका करेक्ट ऑप्शन था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाया जाए तो क्या प्राप्त होता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NDP, सी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP और डी नेशनल इनकम NI। जिसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि NDP इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं की गिरावट को दर्शाता है। GDP से मूल्यह्रास घटाने पर अर्थव्यवस्था का वास्तविक शुद्ध उत्पादन ज्ञात होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 324 से था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किस संस्था का प्रावधान किया गया है? आपके चार ऑप्शंस दिए थे। ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग और डी योजना आयोग। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। या ये पूछा गया है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब यही पूछा गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा तो आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल 324 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का सुप्रीटेंडेंट निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के पास होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मेंटल
हेल्थ केयर एक्ट 2017 यानी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मानसिक रोगियों को दंडित करना, बी मानसिक अस्पतालों को बंद करना, सी मानसिक रोगियों के अधिकारों को रक्षा करना और डी केवल डॉक्टरों को अधिकार देना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का उद्देश्य मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सम्मान, समानता और उपचार का अधिकार देना तथा उन्हें देखभाल और अमानवीय व्यवहार से बचाना। यह इसका करेक्ट आंसर था, यह इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख सलीम चिश्ती, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी बाबा फरीद, जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सूफी संत से संबंधित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अजमेर यानी कि अजमेर जो राजस्थान में स्थित दरगाह शरीफ महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। वे चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत थे और प्रेम, भाईचारे तथा मानवता का संदेश देते थे। उनकी दरगाह पर हर धर्म के लोग श्रद्धा से दर्शन करने आते थे। यह दरगाह भारत की सबसे प्रसिद्ध सूफी दरगाहों में एक मानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लाज्मा अवस्था अन्य अवस्था यानी कि ठोस द्रव गैस से किस प्रकार भिन्न है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए इसमें केवल तटस्थ परमाणु होते हैं, बी इसमें परमाणुओं की गति सबसे कम होती है, सी इसमें प्रमुख इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं, डी यह केवल निम्न तापमान पर पाई जाती है, जिसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। यह इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा यानी कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पांचवी अवस्था होती है और चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तीन अवस्था ठोस द्रव गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवा बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पांचवी अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीबी यानी प्रतीक किस तत्व का है? 4 ऑप्शंस थे। ए पोटेशियम, बी सोना, सी सीसा और डी प्लेटिनम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सीसा पीबी प्रतीक लेड का होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यानी कि पीबी रासायनिक तत्व यानी कि लेड का प्रतीक है और लैटिन भाषा के प्लूटोनियम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को रासायनिक ऑक्साइड यानी कि MgO के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा गैस निकलती है? 4 ऑप्शन पूछे दिए गए थे आपको। ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी कोई गैस नहीं निकलती और डी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोई गैस नहीं निकलती है, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO के साथ मिलाया जाता है तो एक तटस्थ की प्रक्रिया होती है। उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पानी बनता है। इस प्रक्रिया में केवल नमक यानी कि MgSO4 और पानी H2O बनते हैं, इसलिए इसमें कोई गैस नहीं निकलती। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो तार ए और बी की लंबाई और क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल बराबर है यदि ए का व्यास बी से 2 गुना है और बी की लंबाई ए से 4 गुना है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए 1:4, बी 4:1, सी 1:16 और डी 1:16:1, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1:16 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि दो समाधान आपस में संतुलन में हैं और तीसरा समाधान जोड़ने पर तीनों आपस में संतुलन में रहते हैं तो यह किस ऊष्मागतिकी के नियम का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी शून्यवा नियम और डी तृतीय नियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जीरोथ लॉ कहता है यदि ए और बी आपस में संतुलन में हैं और बी और सी में संतुलन में हैं तो ए और सी भी संतुलन में होंगे, इसलिए हम तीनों समाधान आपस में संतुलन में हैं तो यह शून्यवा नियम है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूत्र आर ए बराबर क्यू एल अपॉन ए में क्यू का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस थे। ए चालकता यानी कंडक्टिविटी, बी
विरोधकता, सी प्रतिरोध और डी लंबाई यानी कि लेंथ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरोधकता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। रजिस्टिविटी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक अवार्ड से पूछा गया था जिसका सही तो नहीं मिल पाया। कौन सा अवार्ड पूछा गया था 2021 का, लेकिन 2021 में नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? आपके चार ऑप्शंस थे, ए तनीजा सुलेमान, बी अब्दुल रजाक गुरनाहा, सी उल्का टोकारुजक और डी कादर नासार, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अब्दुल रजाक गुरनाहा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट तो नहीं मिल पाया कौन सा पूछा गया था, लेकिन शायद यही पूछा गया था। कुछ बच्चों से मिला है कि उन्होंने यही बताया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। 2021 में नोबेल साहित्य पुरस्कार तंजानिया के लेखक अब्दुल रजाक गुनहार को दिया गया। उन्होंने उपनिवेशवाद और विस्थापन के मुद्दों पर लिखने के लिए यह पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? आपके चार ऑप्शंस थे, अनुच्छेद 124, बी अनुच्छेद 126, सी अनुच्छेद 132 और डी अनुच्छेद 142, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 124 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रीजनिंग से था, 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए हमेशा ठीक के बाएं बैठता है, सी और डी एक दूसरे के सामने बैठते हैं। यदि ई एफ जी एच बैठते हैं तो ई किसके बगल में बैठ सकता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए और सी, बी और डी, सी और डी, और डी ऑप्शन था ए और बी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी और डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 6 लोग पी क्यू आर एस टी यू एक लाइन में बैठे हैं। पी बाईं ओर से सबसे पहले है, क्यू और आर के बीच में दो व्यक्ति हैं, एस टी और यू के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, वे साथ में बैठते हैं। तो आर किस स्थान पर बैठता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, ए सबसे दाईं ओर, बी तीसरे स्थान पर, सी दूसरे स्थान पर और डी चौथे स्थान पर। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तीसरे स्थान पर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं, कितने मिले उसका 100% एनालिसिस किया है। अगर आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसका 100% एनालिसिस किया है, पर जितने क्वेश्चन मिले हैं उनका एनालिसिस 100% हुआ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू।